हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हिंदी माध्यम के छात्र छात्राओं के लिए जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, उनके लिए स्टडी IQIAS हिंदी एक ऐसा विकल्प है जिसका सहारा लेकर आप यूपीएससी में आने वाले तमाम प्रकार के हर्डल्स को बड़े ही इजी मैनर में पार कर सकते हैं। अर्थात नो डाउट कि हिंदी माध्यम की यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए डेटा, कंटेंट, आवश्यक जो मटेरियल है उसकी थोड़ी सी कमी है और इस कमी को पूरा करता है स्टडी IQIAS हिंदी। यहाँ पर तमाम प्रकार के सब्जेक्ट बड़े ही इजी मैनर में आपको पूर्ण कराए जाते हैं और तमाम प्रकार के जो हर्डल्स हैं उनका सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। इसी प्रकार प्री के पर्सपेक्टिव में कहा जाता है कि प्री या फिर यूपीएससी का एग्जाम आप जब फेस करें, जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, साथ में आपका रिवीजन हो जाए और साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अर्थात PYQs को सॉल्व कर ले। परंतु अक्सर देखा जाता है कि PYQ सॉल्व करना बड़ी ही विकट समस्या मानी जाती है और ये विकट समस्या हो भी क्यों ना, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये निकल के आता है कि PYQ हम सॉल्व कर भी लें, परंतु कितने साल के PYQ, और सॉल्व करने पर ये लगता है कि यार ये तो पढ़ चुके हैं, ये तो बन ही जाएगा। ये तो अक्सर ये बोरियत भरा काम होता है, परंतु इसको इंटरेस्टिंग बनाने के साथ साथ आपको याद कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब स्टडी IQIAS हिंदी के प्लेटफॉर्म ने उठाई है और एक नया इनिशिएटिव प्रारंभ किया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 ईयर के यूपीएससी के PYQ मैं सॉल्व करा रहा हूं, परंतु मैं आपको पहले ही ये आगाह कर दूं कि ये 10 ईयर के नहीं है, लगभग 27 ईयर के ये PYQ हैं जो मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। अब कोई भी प्रयास होता है ये एक तरफा नहीं होता, ठीक है, ये दोनों तरफा होना चाहिए। अर्थात मैं तो यहाँ पर PYQ की सीरीज लेकर आऊंगा ही आऊंगा, ठीक है, अल्टरनेटिव डेट्स पर ये अपलोड होगी, आपके समझ प्रस्तुत होगी, परंतु आपको भी उतनी ही सिंसियरली इस सीरीज को फॉलो करना है। अर्थात एक एक वीडियो को घोल कर पी जाना है और साथ में कम से कम इस सीरीज को 1 या 2 लोगों तक, जो भी आपके यूपीएससी एस्पिरेंट है या फिर जिनको भी लगता है, जिनको भी शेयर करना आपकी मर्जी है, आप उन तक ये सीरीज अवश्य पहुंचाएं। जितना ज़्यादा इसमें एंगेजमेंट आएगा, जितना ज़्यादा आप इसमें इंटरेस्ट बताएंगे, जितना ज़्यादा इसमें लाइक आएगा, कमेंट आएंगे, है ना, उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और उतना अच्छा परफॉर्मेंस हम आपके समक्ष रखेंगे। तो आवश्यक ये होता है कि जितना ज़्यादा मैं एफर्ट डाल रहा हूँ यहाँ से और मेरी जो पूरी टीम है वो एफर्ट डाल रही है, उतना ही एफर्ट आप अर्थात यूपीएससी एस्पिरेंट भी डालें। अब एक बात मैं बता दूं कि यूपीएससी का एग्जाम में जो भी क्वेश्चन करे गए हैं वो आगामी समय में किसी ना किसी स्टेट PCS में भी हो सकते हैं। तो यदि ये क्वेश्चन है कि सर क्या मैं स्टेट PCS का होकर इसको वॉच कर सकता हूं, देख सकता हूं, तो बिल्कुल। जिस सब्जेक्ट को हम यहां पर कवर करने वाले हैं PYQ में, ये है ज्योग्राफी, और जैसे कवर करेंगे वो भी बता देता हूं कि असल में हम चलेंगे टॉपिक वाइज। कई ब्रांचेस होती हैं ज्योग्राफी की, जियोमॉर्फोलॉजी होती है ना, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है, इंडियन ज्योग्राफी होती है, क्लाइमेटोलॉजी होती है, ओशनोग्राफी होती है। तो ये जितने भी डायमेंशन हैं उन सभी को हम कवर अप करते हुए चलेंगे, ठीक है, एक एक क्रमवार तरीके से हम अध्ययन करेंगे और यदि एक क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन के हर डायमेंशन को हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। समय अवधि कम होगी, 30 से 35 मिनट इस वीडियो की लेंथ हम रखेंगे ताकि सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख पाए। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आगे आने वाले वीडियोस में मैं ये बातें नहीं करूंगा, आऊंगा और तुरंत मैं क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो तमाम प्रकार की जानकारी मैं पहले ही आपको दे दे रहा हूं कि 30 से 35 मिनट की इसकी ड्यूरेशन रहेगी। आई थिंक एक यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट के लिए इतना ड्यूरेशन कोई मायने नहीं रखता। आप आराम से इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और साथ ही साथ एक बार में देख सकते हैं, यानी कि वह टाइम जिसमें आप हंसी ठिठोली करते हैं या फिर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, किसी ऐसी चीज में लगा दें जो कि आपके फ्यूचर को बनाने में या फिर संवारने में हेल्प करे। तो दैट इज वाई ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। और अगले वीडियो से मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा ताकि यदि कोई समस्या होती है या फिर आपको इन वीडियोस की PDF चाहिए होती है तो आप वहां से इस वीडियो की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और कनेक्ट भी हो सकते हैं। चलिए बिना देरी किए आज का जो टॉपिक रहेगा ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी पर आधारित है, यानी कि ज्यादा हम ऊपरी सतही लेवल पर चलेंगे, ज्यादा हाईफाई अभी टॉपिक्स को हम कवर नहीं करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है भाई कि एक डेट है 21 जून, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस या किन अक्षांशों पर, यानी कि बट ऑब्वियस है 1 से 2 की बात, 1 से 2 भी हो सकते हैं, ठीक है, 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है, ये पूछा गया है इसमें। अब सबसे पहले तो ये कहना क्या चाह रहा है भाई,
आपने एक अध्याय पढ़ा है जिसमें आप अक्षांश देशांतर रेखाएं और साथ ही साथ सूर्य और पृथ्वी की सापेक्षिक स्थिति का वर्णन करते हैं। इसमें यह कहा जाता है कि पृथ्वी जो कि सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूम रही है, इस परिक्रमण के परिणाम स्वरूप आपको पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की ऋतुओं में परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। अब यहां पर कुछ डेट्स आपने पहले ही पढ़ रखी होंगी, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं भाई। यह है 21 मार्च की डेट, जिस दिन सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमक रहा होता है। 21 मार्च के पश्चात सूर्य का उत्तरायण चालू होता है और यह पहुंचता है 21 जून को इस कर्क रेखा पर, और इसी के प्रभाव के परिणाम स्वरूप भारत वाले क्षेत्र में आपको मानसून का आगमन देखने के लिए मिलेगा। वापस से ये जो सूर्य का प्रकाश है ये भूमध्य रेखा पर आता है, डेट होती है 23 सितंबर, और फिर सूर्य का दक्षिणायन यहां से चालू होता है और डेट आती है 21 दिसंबर की, और ये चमक रहा होता है मकर रेखा पर। एक्चुअली ये जो 21 जून की डेट है, इस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन माना जाता है, और इसीलिए हम इसी दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और जैसे जैसे ये सूर्य नीचे आते जाएगा वैसे वैसे दिनों की लंबाई घटेगी, और जब ये मकर रेखा पर चमकेगा यानी कि लंबवत चमकेगा तो 21 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। एक और बात इंपॉर्टेंट है कि 21 जून अर्थात जब सूर्य का लंबवत प्रकाश कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा होता है, तो इस कंडीशन में उत्तरी गोलार्ध में दिनों की लंबाई कंटिन्यूअसली बढ़ेगी। सबसे लंबा दिन तो है ही, कंटिन्यूअसली लंबाई बढ़ेगी, यानी कि जो ड्यूरेशन है वो हमेशा बढ़ते जाएगा। भूमध्य रेखा पर यह 12 घंटे होगा, और जैसे जैसे आप उत्तरी ध्रुव अर्थात इस नदन पोल की ओर जाएंगे तो नदन पोल की ओर जाने पर यह कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा। कहा यह जाता है कि नदन पोल में 24 घंटे का दिन देखने के लिए मिलता है, जो सही भी है। परंतु मैं आपको बता दूं कि लगभग रात के 1:30 बजे के आसपास यहां पर कुछ समय के लिए सूर्यास्त होता है, और वापस से बहुत ही कम समय में ये वापस से सूर्योदय हो जाता है। इसको रिमार्केबल नहीं माना जाता है, इसीलिए इसको काउंट नहीं किया जाता है, और दैट इज वाई आपको ये कंटेक्स्ट देखने के लिए मिलेगा कि 24 आवर का यहाँ पर दिन होता है। तो यदि इस परिप्रेक्ष्य में हम अध्ययन करें तो भूमध्य रेखा पर तो 12 घंटे का ही होता है, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि 12 घंटे से अधिक मतलब कि ज्यादा ही, तो भूमध्य रेखा पर 12 घंटे, इसलिए इसको हम शामिल नहीं करेंगे। कर्क रेखा पर लगभग 13 से 14 घंटे का यहां पर दिन होगा, बिल्कुल सही है। मकर रेखा पर नहीं होगा, क्योंकि इस समय जो मकर रेखा है यहां का सबसे छोटा दिन माना जाएगा दक्षिणी गोलार्ध का। उत्तरी ध्रुव पर बिल्कुल सही है, अभी मैंने बताया कि लगभग 24 घंटे का यहां पर दिन होता है। ठीक है, मतलब कि इस हिसाब से जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 2 और 4 हमारे बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कोरियोलिस बल पर यह आधारित है, और कोरियोलिस बल के बारे में नो डाउट आपने कभी ना कभी सुना होगा। क्लाइमेटोलॉजी, इंडियन क्लाइमेट का यदि आपने अध्ययन किया हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है, जिसमें कहा जाता है कि जो उत्तरी गोलार्ध है, इस उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी प्रवाह की दिशा के राइट हैंड साइड और पवनें अपनी प्रवाह की दिशा के दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट हैंड साइड मूवमेंट कर जाती हैं। अब ये होता क्यों है? तो पृथ्वी के घूर्णन का इस पर प्रभाव पड़ता है। ये इन डिटेल फॉर्म मैंने इंडियन ज्योग्राफी में आपके साथ, जो वाईटी पर मेरी सीरीज है वहां पर मैंने आपके साथ इन डिटेल फॉर्म डिस्कस किया था, तो यदि ना देखा हो तो वहां पर भी आप जाकर देख सकते हैं। तो ये सीरीज उनके लिए है भाई जिन्होंने ये सभी कॉन्सेप्ट सुने हैं। हाँ, ऐसे कॉन्सेप्ट जो थोड़े से टफ होंगे उनका मैं पूरा इन डिटेल फॉर्म एनालिसिस यहां पर करूंगा, तो उस कंडीशन में वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, तो इसके लिए आप तैयार रहें। चलिए भाई, कोरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, सबसे पहले तो उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी प्रवाह की दिशा के राइट हैंड साइड, दक्षिण गोलार्ध में ये लेफ्ट हैंड साइड, भूमध्य रेखा पर ये नगण्य, ध्रुवों पर ये सर्वाधिक, पवन वेग के साथ इसमें वृद्धि होगी। ठीक है, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इसका मान बढ़ेगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर घटेगा। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यह पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है, अभी मैंने बताया बिल्कुल सही है। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक और भूमध्य रेखा पर विद्यमान नहीं होता है, इसलिए भूमध्य रेखा पर जो पवनें चलती हैं ये प्रायः सीधी चलती हुई प्रतीत होती हैं। अब आप ध्यान रखना, वे एस्पिरेंट जो पहली बार एग्जाम फेस करेंगे ये इस लास्ट लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे। कारण क्या है कि ह्यूमन मेंटेलिटी है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा यही गया होगा कि कौन से सही होंगे। ठीक है, हम इस लाइन तक पहुंच ही नहीं पाते, तो पहले तो ये देख लो भाई कि कथन सही की बात किया है या फिर गलत की बात किया है, और नीचे वाली ये लाइन पढ़ लो आप। ठीक है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए और आप अपना दिमाग सही दिशा में लगा पाए। तो यहां पर सही की बात कर रहा है, इसलिए 1 और 2 दोनों इसमें राइट माने जाएंगे। सो सिंपल दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? इसने पहले ही बोल दिया है एक स्टेटमेंट सही है। कौन से कथन सही है होता तो हम पूरे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यानी कि हमको करना इतना है, सही मिल गया टिक लगाओ आगे बढ़ो। ठीक है, आपको कोई सा भी स्टेटमेंट यदि लगता है कि हाँ ये सही है और आप उसमें श्योर हैं, टिक लगाएं, आगे की स्टेटमेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, क्योंकि उसने तो बोला है ना कि कौन सा एक कथन सही है, टाइम बचाना है, टाइम खपाना थोड़ी है वहां पर। ठीक है, कम से कम यानी कि 3 घंटे का जो समय मिलता है ये यूपीएससी के प्री एग्जाम में कम पड़ता है, मेंस में तो पड़ता ही है, प्री में भी कम पड़ता है। तो हमको समय जितना ज्यादा हो सके बचाना है, कंज्यूम ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपके टाइम को कंज्यूम करेंगे बहुत ज्यादा, तो इसको ध्यान में रखते हुए करना। भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की मात्रा ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की कुल मात्रा की लगभग 10 गुनी होती है। देखो भाई, ये सूर्य ताप लिखा हुआ है ना, ये कई बार लिखा जाता है सौर्य ताप। अब ये होता क्या है सौर्य ताप? तो मान लेते हैं कि जो सन है ना, पृथ्वी पर ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है भाई? सूर्य से। सूर्य से लगभग यानी कि सन से यदि 100 इकाई ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त हो रही है, 100 इकाई, तो क्या ये 100 इकाई ही पूरी की पूरी पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाती है? नहीं, यदि इतनी पहुंचती तो आप और हम, ना ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता और ना ही आप वीडियो देख रहे होते, यानी कि डिस्ट्रॉय हो चुके अभी तक। ठीक है, यानी कि सब कुछ जलकर खाक हो गया होता, इतना ज्यादा ये प्रकाश है। ये 100 इकाई निकली, इसमें से लगभग 2 इकाई पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती है, बाकी कहां जाती है भाई? जो पृथ्वी का वायुमंडल है और वायुमंडल में मौजूद जो घटक और संगठक है, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी कि समताप मंडल में भी कई घटक और कई संगठक हैं। टोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल में आएंगे तो कई घटक संगठक हैं, लाइका बादल, इनके द्वारा ये एब्जॉर्ब की जाएगी। धूल और राख के कण, इनके द्वारा ये ऊष्मा एब्जॉर्ब की जाएगी, है ना। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके द्वारा ये ऊष्मा एब्जॉर्ब की जाएगी। पर्वत पठार है, मैदान है, ये इनके द्वारा एब्जॉर्ब की जाएगी। तो जो धरातल पर पहुंचती है ये 2 इकाई होती है। अब चूंकि कंपेयर कर रहा है ये ध्रुवों से और भूमध्य रेखा से, तो भूमध्य रेखा पर जो हमको सौर्य ताप प्राप्त होता है, ये ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले सौर्य ताप का 10% नहीं अपितु 4 गुना होता है। 10 गुना नहीं, 4 गुना ये होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। अवरक्त किरणें सूर्य ताप के लगभग 2/3 भाग हैं। नहीं, 2/3 ये नहीं मानी जाएंगी, लगभग 1/3 ये भाग मानी जाती है, और ये निकल के आता है लगभग 49 to 50%। ये मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, दैट इज ए और बी हमारी गलत है। अवरक्त तरंगें निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जो जलवाष्प होती है उसके द्वारा अवशोषित होती हैं। क्या ये सही है? जी हाँ, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब स्टेटमेंट सही मिल गया है तो आगे हमको नहीं बढ़ना है, परंतु क्यों? क्योंकि टाइम कम लगाना है। परंतु हम तो यहां पर अभी टाइम बहुत है हमारे पास, तो हम अगला भी पढ़ लेते हैं भाई। अवरक्त तरंगे सौर विकिरण की विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान स्पेक्ट्रम के भाग हैं। नहीं, अवरक्त तरंगे अर्थात जो इंफ्रारेड होती हैं ये दृश्यमान नहीं होती, ये इनविजिबल रेज होती हैं। जो दृश्यमान तरंगे हैं उनका नाम ही विजिबल रेज होता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ऐसी लगभग 7-8 टाइप की तरंगें निकलती हैं सौर्य ताप में। ठीक है ना, ये तमाम बातें मैंने पढ़ा रखी हैं और ये तमाम बातें बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने बोला था कि बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन है। लग भी नहीं रहा है अभी तो कि ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, आगे आएंगे धीरे धीरे तो लगेगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं भाई। उससे पहले याद रखिएगा कि स्टडी IQ IAS हिंदी के बैचेस लॉन्च हुए हैं जो कि यूपीएससी 2025 के लिए टारगेटेड है, अर्थात अब ज्यादा समय यहां पर शेष नहीं रह गया है। मई में आपका पेपर है, तो आपको अब क्विक रिवीजन की जरूरत है, इसलिए ये सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम आपके लिए अवेलेबल किया गया है। न्यू ईयर बैच है, 10 जनवरी से ये प्रारंभ हो रहे हैं, शाम के 6 बजे इनकी टाइमिंग है। तो यदि आप इनका पार्ट बनना चाहते हैं तो AKB लाइव कोड का यूज करने पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा और आप 15,000 की जगह 5,999 रुपए में इन बैचेस का पार्ट बन पाएंगे। सपोज यदि 2025 आपका टारगेट नहीं है तो कभी का तो होगा, 2026 का, 2027 का, 2028 का, और आप किन्हीं बैचेस को सर्च कर रहे हैं तो आपके लिए भी यहाँ पर बैचेस अवेलेबल हैं। 2026 के अभ्यर्थियों के लिए AKB लाइव कोड का यूज करने पर 28,999 और 2027 के अभ्यर्थियों के लिए AKB लाइव कोड का यूज करने पर 34,999 रुपए में बैचेस अवेलेबल हैं। याद रखिएगा कि जो एडमिशन की अंतिम तिथि है ये 15 जनवरी है।
तो यदि आप इन बैचेस का, न्यू ईयर बैचेस का, यानी कि बिल्कुल नए सिरे से जहां पर पढ़ाई स्टार्ट हुई है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक की, तो इन बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो 15 जनवरी के पहले पहले आप डिसीजन लें। और यदि किसी भी प्रकार का कोई भी संशय होता है तो ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार या अभिषेक कुमार ज्योग्राफी कुछ भी डालेंगे तो आ जाएगा। टेलीग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं, वहां पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। इन बैचेस के अंतर्गत सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम अवेलेबल है, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम अवेलेबल है, यानी कि प्री क्वालिफाई करेंगे तो फिर आपका मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम होगा। और जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे तो आपके लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, जिसमें इंटरव्यू में आपको किस प्रकार से बिहेव करना है, किस प्रकार से आपको आंसर देना है, वहां पर आपके बैठने का तरीका कैसा होना चाहिए, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ तैयारी कराई जाती है। और 1-to-1 मेंटोरशिप ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि आप AKV लाइव कोड का यूज करेंगे तो आपको मिलेगा, एक पर्सनल मेंटोर अलॉट होगा, अदरवाइज फिर आगे आपकी डिमांड होगी तो ही आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ पर ऑब्वियस है कि भाई AKV लाइव कोड का यूज किया मतलब कि आपको देना ही है, और इसी के साथ NCERT प्रोग्राम भी इस कोड का यूज किए जाने पर मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, 2023 में ये आया है। ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान विपर्यास शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। तापमान विपर्यास का मतलब यहां पर हुआ भाई कि किस क्षेत्र में ज्यादा तापमान आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहां बोला गया है कि ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान विपर्यास यानी कि कुल मिलाकर अंतर, तापमान का अंतर शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। नहीं, इसका उल्टा कर दूं, है ना, शीत ऋतु में यह अधिक होता है और ग्रीष्म ऋतु में यह कम होता है, यह सही होगा। ठीक, कारण क्या है? शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु भाई स्थल खंड जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे होते हैं, महासागर देर से गर्म और देर से ठंडे होते हैं। ये जल की विशेष ऊष्मा भूपृष्ठ की विशेष ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक, आपने पानी का एग्जाम्पल लिया है ना कि एक चट्टान है और एक पानी है। ठीक, इसको आप गर्म करोगे, कौन सा ज्यादा गर्म होगा और कौन सा देर तक गर्म रहेगा? तो ये जो पानी है ना ये देर तक गर्म रहेगा, जो चट्टान है ये जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। दैट मीन्स चट्टान को आप ले लें भूपृष्ठ, भूपृष्ठ की विशेष ऊष्मा, ठीक है, ये जलखंड की विशेष ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है। बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इनमें से पूछा गया है कि कौन सा या कौन से कथन सही है कि बात इसमें की गई है। तो भाई कथन दो सही है, इसलिए हमको ऐसा स्टेटमेंट देखना है जिसमें एक कथन गलत हो और दो कथन बिल्कुल सही हो। ठीक है, इनमें डिटेलिंग की उतनी आवश्यकता नहीं है, दैट इज वाई मैं डिटेल नहीं करा रहा हूं। चलिए, अब पखवाड़ा का मतलब क्या होता है भाई? पखवाड़ा का अर्थ होता है 15 दिन, यानी कि 15 दिवस की यहां पर बात की गई है। परंतु क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? देखो, आमतौर पर कब होता है और पखवाड़ा शब्द दिया हुआ है, तो 15 दिन को कहा जाता है पखवाड़ा, यानी कि जो जून माह के, हमको पता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 21 जून। सबसे पहले यही क्वेश्चन किया, यदि मान लो स्किप हो गया है माइंड से तो ये मैं बता देता हूं भाई कि सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था और सबसे पहली लाइन भी मेरी यही थी जब मैंने ये यानी क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया। तो कहां गया? अच्छा यहाँ आ गया, एक स्लाइड हमने छोड़ दिया, अभी हम कर लेंगे। तो जून महीने का पहला पखवाड़ा, नहीं, पहला पखवाड़ा यानी कि पहले 15 दिन में आता है क्या 21 जून? नहीं आता। जून माह का दूसरा पखवाड़ा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही माना जाएगा क्योंकि जून माह 21 जून ये दूसरे पखवाड़े में आता है। जुलाई की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जून में ही रहना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जून की 21वीं तारीख को सूर्य, अब ध्यान से पढ़ लो, आप बताना मुझे, उत्तर ध्रुवीय व्रत पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, यानी कि सूर्यास्त नहीं होता है वहां पर। कहां? उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र, नॉर्थ पोल वाला एरिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। बताइए सही है कि गलत है? दक्षिण ध्रुवीय व्रत पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। तो दक्षिण की बात क्यों आ गई? जब वो बोल रहा है 21 जून, तो 21 जून को तो सूर्य लंबवत चमकेगा कर्क रेखा के आसपास वाले एरिया में ना, और दिन की लंबाई उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा होगी। पश्चात मध्याह्न में भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ चमकता है। देखो भाई, सामान्य सी बात है, पहला स्टेटमेंट सही है ना, ये जो दिया हुआ है ये सही है, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कारण क्या है कि इस क्वेश्चन में वैसे ऑप्शन ही नहीं है कि 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है। ठीक है, यदि डिस्प्यूटेड क्वेश्चन होगा तो फिर वहां पर हम देखेंगे। यहां पर पहला हमको सही मिल गया कि क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन हमारा सही माना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर रहती है। अच्छा, आपने वो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या कि क्या कारण है कि महाद्वीपों के पश्चिम में ही आपको मरुस्थलों का विकास और महाद्वीप के पूर्व में ही आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मौजूद दिखाई देते हैं?
इसमें कहा यह जाता है कि भाई जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, इसमें होता ये है, एक सेकंड मैं इसको जरा ब्लैक कर लूं, क्या है इस ब्लैक में ही मुझसे थोड़ा अच्छे से बनता है। देखिएगा भाई, इसमें कहा यह जाता है कि मान लेते हैं ये हमारा लैंड एरिया, दैट इज ये हमारा लैंड एरिया, यहां पर कुछ पवनें प्रवाहित होती हैं और लैंड एरिया में भी कौन सा भाई, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, यहां पर कुछ पवनें प्रवाहित हो रही हैं और ये पवनों की जो दिशा है ये है पूर्व से पश्चिम की ओर। अब महाद्वीप के एक भाग में आपको गर्म जलधारा और एक भाग में आपको ठंडी जलधारा विद्यमान दिखाई देगी। जब महाद्वीप के पूर्व से ये पवनें प्रवाहित होते हुए प्रवेश करती हैं तो इसके परिणाम स्वरूप ये पूरी भाग में सबसे ज्यादा वर्षा कराती हैं। इसलिए यहां पर जिन वनों का निर्माण होगा ये सदाबहार वन की कैटेगरी में आएंगे, अर्थात विशालकाय ये वृक्ष होंगे, क्लाइंबर एनिमल्स यहां पर रहेंगे, ऐसे वृक्ष जिनको वृक्षपोषी जीव कहा जाता, वृक्षपोषी वृक्ष कहा जाता है, अर्थात इनकी जड़ें नहीं होती, ये इन पेड़ों के ऊपर अपना आवास बनाते हैं और इसी पेड़ के द्वारा पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और अपना विकास करते हैं। इनको कहा जाता है वृक्षपोषी वृक्ष। इनकी वृद्धि यहां पर बच्चे हमको देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ यहीं पर वृद्धि होगी अन्य प्रकार के जीव जंतुओं की, जैसे कि यहाँ पर वृक्षपोषी जीव के साथ ऐसे जीव जो कि रेप्टाइल्स हैं, यानी कि जमीन पर रहते हैं, उनकी भी निर्माण होगा, परंतु रेप्टाइल्स होंगे, ये वैसे जीव नहीं होंगे जो सामान्यतः जमीन पर हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ की मृदा, यहाँ का क्लाइमेट ही वैसा है। और साथ ही साथ यहाँ का जो मौसम होगा, लगभग 18 घंटे की यहाँ पर वर्षा मिलेगी डेली बेसिस पर। और ऐसा एरिया जहां इतनी लंबी वर्षा होती है, इतना लंबा समयांतराल वर्षा होती है, पूरे वर्ष ये वर्षा चलती है। कारण क्या है कि यहाँ पर जो पवनें हैं ये भी वर्ष भर प्रवाहित होती हैं। तो ऐसे क्षेत्र की जो मृदा है ये अनुपजाऊ होती है क्योंकि मृदा का निच्छालन हो जाता है, यानी कि मृदा में मौजूद जितने भी प्रकार के पोषक तत्व हैं ये बह जाते हैं, किसके साथ? वर्षा जल के साथ। और इसीलिए यहाँ की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर नहीं होती है। ये स्टेटमेंट सही है, तो ये जो स्टेटमेंट नंबर 1 है ये हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड पर चलते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का द्रुत अपघटन होता है। बिल्कुल सही है ना, अपघटन तो होता ही है और तमाम प्रकार के जो कारण हैं वो इसने पहले ही विद्यमान कर दिए हैं। मतलब कि भाई पूछा क्या गया है कि निम्न में से कौन से कथन सही हैं? ये लाइन आपको ध्यान से पढ़ लेनी है। अब देख लो, कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कि कथन 1 गलत है और कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, ये हमने कर लिया है। पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। तो स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि लगभग 71% जो हमारा स्थल खंड है, यानी जो हमारी पृथ्वी है, ये वाटर बॉडी से ढकी हुई है। 29% हमारा लैंड एरिया है। अब जरा समझिएगा कि ये जो 21% है इसमें से एक निश्चित मात्रा भूजल के रूप में है, अर्थात भूसतह नहीं बोल रहा हूं मैं, भूजल के रूप में है, जो कि लगभग आता है 30%, है ना। यानी कि अब ये 30% कैसे हो गया भाई? ये तो 71% महासागरों में है ना। 71% का बहुत कम परसेंटेज भाग, यानी कि लगभग 0.3% के समथिंग, डेटा पर मत जाना, 0.3% के समथिंग ये आपको मीठे जल के रूप में दिखेगा। वो मीठा जल जो हम पी सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपनी प्यास बुझा सकते हैं, इसका लगभग 30% भूजल के रूप में है। 1% के समथिंग आपको नदियों और झीलों में फ्रेश वाटर के रूप में दिखाई देता है। मतलब कि ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। ध्रुवीय हिमच्छद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। बिल्कुल सही है कि यदि ध्रुवीय क्षेत्रों की हम बात करें, वहां पर जो ग्लेशियर्स हैं इसमें लगभग 69% तक फ्रेश वाटर आपको विद्यमान दिखाई देता है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो ओनली 2, यानी कि केवल 2 इसमें सही माना जाएगा, बाकी इसमें गलत है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100 सालों में उत्क्रमित हो जाता है। उत्क्रमित में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं लेना, 2018 का सवाल है, ऐसे ये थोड़े हिंदी के वर्ड यूज करता है। तो उत्क्रमित का मतलब है बदलना, ठीक है। ये हर कुछ 100 वर्ष में बदल जाता है। तो मैं आपको बता देता हूं भाई कि ये डेटा आता है लगभग 3 लाख वर्षों में ये चेंज हो जाता है। तो उत्क्रमित होने का मतलब जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, सूर्य से आने वाली विभिन्न प्रकार की जो विषाक्त पदार्थ होते हैं या फिर विषाक्त किरणें होती हैं, इनसे हमारे पृथ्वी की रक्षा करता है ये चुंबक मंडल। ये पृथ्वी है, यह है उत्तरी ध्रुव, यह है दक्षिणी ध्रुव। यहां से कुछ इस प्रकार से निकलती हुई हमको दिखाई देती है, ठीक है। कुछ इस प्रकार का ये डायग्राम बनता है। ये एक पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो इसके
जो फैक्चुअल डेटा है उसके अकॉर्डिंगली हम देखें तो 3 लाख वर्षों में ये उत्क्रमित हो जाता है, कहा जाता है ऐसा, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट आता है जब 4000 मिलियन वर्ष पहले, यानी कि वही 4.3 बिलियन ईयर जो पृथ्वी की एग्जैक्ट एक है, वर्षों से भी अधिक समय पहले बनी, तो ऑक्सीजन 54% थी। बस यहीं पर ये खेल गया, यानी कि यहीं पर ये स्टेटमेंट गलत हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। आपने सुना है ना कि 4.3 बिलियन ईयर पहले जो हमारी पृथ्वी थी ये एक जलता हुआ आग का गोला थी। आग के गोले से इसमें शीतलन की क्रिया प्रारंभ हुई, शीतलन की क्रिया हुई तो इसमें संकुचन हुआ, संकुचन हुआ तो ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा फिर यहाँ पर विभिन्न प्रकार की गैसें व्याप्त हुई, धूल आई, राख आई और इसमें जो सबसे अधिक मात्रा में थी दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। फिर यहीं पर एक वर्षा का युग चला। वर्षा का युग कैसे आया? तो यहाँ से जलवाष्प भी निकली थी, जलवाष्प के द्वारा बादलों का निर्माण हुआ और बादलों का निर्माण होने के परिणाम स्वरूप बच्चे जब वर्षा का युग आया तो महासागरों का निर्माण हुआ और वायुमंडल में व्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड इस वर्षा जल में मिलकर महासागरों में मिल गई और इसी समय एक साइनोबैक्टीरिया नाम की वनस्पति आई और इसने करी बहुत अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसके परिणाम स्वरूप इसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किया अवशोषित और सह उत्पाद के तौर पर निकाली ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन तो पहले से थी नहीं, ऑक्सीजन बाद में आई। और बाद में कब आई? तो जब साइनोबैक्टीरिया आई। तो 4000 मिलियन वर्षों से अधिक समय पहले ऑक्सीजन 54% थी। हाउ इज दैट पॉसिबल? दैट इज रॉन्ग। जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। बिल्कुल सही है ना? यानी कि जीवित, ये साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार के जीवित जीव ही है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे हैं, वृक्षों को जीवित मानते हो ना, बस वही वाली बात है। तो इसमें 1 और 3 कथन सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हमारा माना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। अच्छा, यहां पर 2 क्वेश्चन एक से हैं तो दोनों का ऑप्शन नंबर सी है भाई। निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, भूमि की कम या शून्य जुताई। हाँ, एक कहा जाता है कि यदि आपको जल संरक्षण करना है तो जितना कम आप भूमि को जोतेंगे या फिर जितना ही करेंगे भूमि की जुताई, तो उसके द्वारा आप जल संरक्षण कर सकते हैं। कारण यह है कि भूमिगत जल में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, ये तो जड़ से गलत हो जाता है। फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, बिल्कुल सही है ये। यानी कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। 2017 में यह आया था, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी कि केवल और केवल 1 और 3 इसमें सही माने जाएंगे। अब जरा सुनिएगा कि जब हम नेक्स्ट वीडियो को करेंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 10 क्वेश्चन यहां पर हुए होंगे, ठीक है। इस वीडियो की लेंथ मैंने ज्यादा तो नहीं की है, वैसे 29 समथिंग मिनट की है। हाँ, थोड़ी 1-2 मिनट बढ़ जाए तो उसके लिए आप मैनेज कर लेना। बाकी अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उससे मैं आपको होमवर्क भी दूंगा और आप मुझे उन जो मैं भी क्वेश्चन दूंगा या फिर होमवर्क दूंगा उनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे तुरंत। यानी इन बैचेस से ज्वाइन होता है तो मैं अगेन बता देता हूं कि भाई आपको एक ही लाइव कोड का यूज करना है, ठीक है। मिलते हैं किसी ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, यानी कि आने वाले समय में अल्टरनेटिव डेट्स में। और यहां पर मैं आपको ये पूरी सीरीज 27 साल के यूपीएससी के PYQs कंप्लीट कराऊंगा, ये जिम्मेदारी ले ली है। यदि पसंद आया हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपना रिस्पेक्टिव कमेंट यहां पर छोड़ सकते हैं। हैव अ वेरी ग्रेट डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।